Hello dear students, today I am going to continue chapter 7 of Elements of Accountancy, Standard 11, Commerce, session number 20 of cash book and its types. Today I am going to continue 3 columnar cash book. We already completed illustration and example of that 3 columnar cash book with the help of the discount, cash and bank. तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई है कि कैसे इसको ड्रॉ करते हैं, कैसे इसकी एंट्री देते हैं. एंट्रीज आर सेम राइट, बट यू हैव टू गिव इन 3 डिफरेंट कॉलम्स. दैट इज द मेन थिंग. नाउ यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा. जो भी 3 कॉलमनर कैश बुक है उसमें अब हम जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन. बिकॉज अभी के मार्केट में अभी का जो भी सिनारियो है लास्ट 5 ईयर्स में देखें तो ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन बढ़ गए. यानी चेक बैक आता नहीं है, चेक हम देते नहीं है, सीधे सीधा जो भी ट्रांजेक्शन है बैंक में हो जाता है. तो उसका जो भी जरिया है वो अलग अलग टाइप में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है. लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शंस. प्रॉम्प्टनेस, त्वरित, जल्दी से. प्रॉम्प्टनेस ऑफ बैंक्स ऑपरेशंस डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग. तो बैंक के ट्रांजेक्शन जल्दी हो, उसमें सब कुछ काम जल्दी हो राइट. वो मोस्टली बैंक ऑपरेशंस जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में ही होता है. इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड बाय बैंक्स टू प्रोवाइड क्विक एंड सिक्योर सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स. यानी जो भी उसके बैंक अकाउंट होल्डर है, जो भी उसके क्लाइंट्स है, उन सबको जल्दी से जल्दी क्विक और सिक्योरिटी सर्विसेज देनी है, ट्रांजेक्शन जल्दी से हो जाए इसलिए. बैंक प्रोवाइड वेरियस सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स. वो सर्विसेज हमने देख ली है, लेकिन कई सर्विसेज ऐसी है जो आज पहली बार यानी OCA में आप सीख चुके हो, लेकिन उसकी जो एंट्री कैसे देनी है वो आज आप सीखोगे. सो ऑफ विच फंड ट्रांसफ़र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सर्विस. यानी आपको ये तो मालूम है कि ऑनलाइन कैसे ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं, लेकिन फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे किए जाते हैं, कैसे आप इसका यूज़ कर सकते हो, ये सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है. इन ट्रेडिशनल मेथड ड्राफ्ट एंड चेक आर यूज टू ट्रांसफ़र द फंड. कीप इन माइंड फॉर 1 मार्क कि पहले आप कैसे ये सब कुछ फंड ट्रांसफ़र करते, तो आपके पैसे दूसरों को कैसे देते थे, अगर आपको किसी को पैसे देने हो तो कैसे आप ट्रांसफ़र करते, तो आप डिमांड ड्राफ्ट का यूज़ करते थे या चेक देते थे. बट इन दिस सिस्टम, जो भी सिस्टम थी, फंड ट्रांसफ़र फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट टेक्स मोर टाइम. 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन, कई बार पहले तो एक वीक लग जाता था. तो इट एट दैट टाइम मोर टाइम वॉज टेकन. यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि ये जो सर्विसेज थी राइट, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब भी आप फंड ट्रांसफ़र करो सो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन लगते ही थे राइट. सो सिंपल, टेक्स मोर टाइम. फॉर फंड ट्रांसफ़र 2 टाइप्स ऑफ प्रॉम्प्ट सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स. प्रॉम्प्ट यानी त्वरित, जल्दी से. बैंक हमको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है. फॉलोइंग सर्विसेज आर इंक्लूडेड एंड दिस सर्विसेज आर रिलेटेड टू कैश बुक. और ये हमें यहाँ इसलिए सीखनी है क्योंकि वो हमारे कैश बुक के रिलेटेड है. तो मोस्टली जो 2 सर्विसेज है वो आपके स्क्रीन ऊपर यानी आपके बुक में भी है, दिख रही है. NEFT दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र एंड RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. दैट NEFT और RTGS के बारे में शॉर्ट नोट भी हमने पूछ लिए, यानी कि आपको उसका नॉलेज है, हमने हमारे OCA में भी देखा है वो. लेकिन ये जो 2 सर्विसेज है वो कैश बुक में कैसे काम करती है ये हमें सीखना है. तो लेट्स स्टार्ट विद दी both the services, but before that one, third one is that sales transactions through debit card and credit card. इससे भी ट्रांजेक्शन होते हैं राइट. हम लोकल लेवल पर जब होते हैं, ऐसा सिर्फ लोकल लेवल पर नहीं है, लेकिन जब हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो ऐसे भी हमको पैसे मिलते हैं, ऐसे भी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से भी पैसे मिलते हैं, और ये भी अभी टॉप पर है. लेकिन जो मेन काम है वो NEFT RTGS का है. कीप इन माइंड द फुल फॉर्म. NEFT दैट इज नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र पूरी कंट्री के लिए. RTGS रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट. ये दोनों में टाइमिंग और अमाउंट का थोड़ा बहुत जो डिफरेंस है वो खास ध्यान पे रखना है, और चार्जेस क्या होते हैं उसके वो भी हमें ध्यान रखना है. नाउ लेट्स स्टार्ट विद NEFT. याद रखना विच 2 टाइप्स ऑफ द सर्विसेज आर देयर, NEFT एंड RTGS है ना. यहाँ पर आपको ऊपर भी दिया था, हमने देखा कि फंड ट्रांसफ़र के लिए 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है. तो तीसरा यहाँ पर है वो सेल्स डेबिट क्रेडिट कार्ड से होता है, वहाँ से फंड ट्रांसफ़र नहीं होता है. सो NEFT दिस सर्विस इज अवेलेबल नेशन वाइड, पूरी कंट्री में वो चलता है. इंडिविजुअल फर्म्स एंड कॉरपोरेट यूनिट्स कैन गेट द बेनिफिट ऑफ दिस सर्विस. ऑल्सो दे आर ऑलवेज गेट दिस सर्विसेज एट द सेम टाइम पीरियड वेन एवर दे आर इन नीड. ओके, कई बार ऐसा होता है कि इंडिविजुअल फर्म्स और कॉर्पोरेट को इन्फॉर्मेशन नहीं होती है तो बैंक के थ्रू मिल जाती है, लेकिन मोस्टली ये सर्विस सबको बेनिफिट करती है. दिस सर्विस इज प्रोवाइडेड टू द कस्टमर बाय पार्टिसिपेटिंग बैंक्स इन दिस स्कीम.
तो जो भी उसके कस्टमर्स होते हैं ना, मैं कुछ परचेज या सेल कर रहा हूँ, यानी समझ लो मैं कुछ परचेज करने के लिए गया, तो ये सर्विस मुझे प्रोवाइड करती है। जो उसका कस्टमर जो है बैंक का होता है, मैं उसका बैंक का कस्टमर हूँ, तो उनको ये सर्विस प्रोवाइड करती है बैंक। सो बैंक के थ्रू ये सर्विस प्रोवाइड होती है दोनों को। इट इज़ नॉट नेसेसरी टू हैव अ बैंक अकाउंट ऑफ अ सेंडर टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है NEFT के लिए, याद रखो। ये जो सर्विस है ये मोस्टली प्रोवाइड करती है कस्टमर को पार्टिसिपेटिंग बैंक्स, राइट। लेकिन ये नेसेसरी नहीं है इसमें कि टू हैव अ बैंक अकाउंट ऑफ द सेंडर टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम। ओके, तो यहाँ पर जो सेंडर है उसका बैंक में अकाउंट नहीं होगा तो भी वो खोल सकेगा, मीन्स ये कार्य कर सकेगा। दैट इज द मेन थिंग। फॉर NEFT सर्विस इट इज़ नेसेसरी टू हैव अ बैंक अकाउंट ऑफ द बेनिफिशियरीज इन सच अ बैंक। जो उसका बेनिफिट लेना चाहते उसका इसमें अकाउंट होना जरूरी है। यानी समझ लो मैं परचेजर हूँ और मैं कुछ चीज़ खरीदने जाता हूँ और सेलर मुझे वो चीज़ बेचता है और मुझे पैसे देने हैं, है। तो ये तो फेस टू फेस है, मैं पैसे दे दूंगा, कार्ड जो मेरा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वो स्वाइप करूंगा, कोई भी एक एप्लीकेशन से पे कर दूंगा। लेकिन वो आउटसाइड ऑफ द स्टेट है और वहाँ से मुझे कुछ परचेस करना है उससे, तो मुझे उसको पैसे भेजने हैं। तो यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट जो भी है वो नहीं होगा तो भी चलेगा। सामने वाला जिसको मुझे पैसे देने हैं बेंगलोर में बैठा हुआ है, उससे मैंने कुछ चीज़ खरीदी IT की, राइट, कोई सॉफ्टवेयर मैंने उससे परचेस किया, तो उसका पैसे मैं यहाँ से भेज सकता हूँ थ्रू दी NEFT। तो मेरा बैंक अकाउंट नहीं होगा तो भी उसको पैसा मिल जाएगा, बिकॉज ही इज़ द बेनिफिशियरी, राइट। सो बेनिफिशियरीज इन सच अ बैंक, उसका अकाउंट होना चाहिए, उसको ये सर्विस प्रोवाइड करनी है। देयर इज़ नो लिमिट ऑन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, ये याद रखो, राइट। हाँ, अकाउंट्स के लिए याद रखना जरूरी है कि यहाँ पर कोई अमाउंट ट्रांसफ़र करने की लिमिट नहीं है। आप कितने भी अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हो एक टाइम पे। बैंक चार्जेस नॉमिनल अमाउंट फॉर दिस सर्विस, 2, 5, 10, 50, 100 बहुत नहीं होते परसेंटेजेस, राइट। इसके पेमेंट के जो भी आपकी टोटल अमाउंट होती है उसके ऊपर आपको पैसे देने होते हैं, वो भी एक फिक्स होता है। उसके ऊपर जाए तो भी आपको पैसे देने, वहाँ तक सेम रहता है। यानी 1 लाख भेज दो तो वहाँ तक आपको 100 रुपये देने होते हैं। 1 लाख से 2 लाख के बीच 200, 2 लाख से 3 लाख के बीच 300, ये मेरी हिसाब से उसमें प्लस माइनस रहता है, लेकिन उसके चार्जेस लगते हैं, राइट। So bank charges nominal amount for this service. Reserve Bank of India has determined maximum charge for this service. यहाँ पर हमें चार्जेस ऐसे दिए नहीं है, लेकिन याद रखना रिजर्व बैंक ने उसके डिसाइड किए हुए मैक्सिमम चार्जेस ये सर्विस के। देयरफॉर बैंक कैन गिव दिस सर्विस इवन फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, सो कई बार ऐसा भी होता है कि रेगुलर कस्टमर्स या फिर कोई ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिसका आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना होता है, तो रिजर्व बैंक क्या करता है, उन्होंने मैक्सिमम चार्ज डिसाइड किया है। और कई बार ऐसा भी होता है बैंक कैन गिव दिस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट, बट इट कैन नॉट चार्ज मोर अमाउंट देन द मैक्सिमम चार्ज। जो भी RBI ने चार्ज किया है, वो डिसाइड किया है, उससे ज़्यादा वो पैसे नहीं ले सकते। सो देयर इज़ नो चार्ज लेविड ऑन बेनिफिशियरीज बाय द बैंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लाइन करके रखना है। देयर इज़ नो चार्ज लेविड ऑन बेनिफिशियरीज बाय द बैंक। जो बेनिफिट लेता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लगता। यानी मेरे एग्जांपल में मैंने बोला कि मैंने बेंगलोर में पैसे भेजे तो चार्जेस मेरे ऊपर लगेंगे, वो जो पैसा रिसीव करेगा उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं है। उसको 10,000 मुझे पे करने हैं तो उसको 10,000 ही मिलेंगे, लेकिन मुझे पे करने पड़े 10,100 रुपीज़, 100 रुपीज़ फ्रॉम माई साइड, दैट इज़ द अमाउंट ऑफ द चार्ज जो मैं बेनिफिट देने जा रहा हूँ। यानी कि जो बेनिफिशियर को पैसे देता हूँ उसको वहाँ बैठे बैठे पैसे मिलते हैं, उसका चार्ज मैं यहाँ से दे रहा हूँ। फंड सेंडर हैज़ टू पे द चार्जेस टू द बैंक, मैंने बोला हमारे एग्जांपल में 100 रुपीज़। सो थस द चार्ज बिकम्स एन एक्सपेंस फॉर द फंड सेंडर एंड सो इट हैज़ टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। यानी हमारी बुक जो है वो बुक में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, बिकॉज यू नो दैट वन एक्सपेंसेस आर ऑलवेज रिकॉर्डेड, इनकम्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड, एवरीथिंग इज ऑलवेज रिकॉर्डेड विच इज़ कन्वर्टेड इनटू पर्टिकुलर बिजनेस और कन्वर्टेड बाय द कैश। तो यहाँ जो भी चार्जेस मैं देने जा रहा हूँ वो मोस्टली मेरे बिजनेस से हो रहे, मेरे पर्सनल अकाउंट से हो रहे, मेरे में से हो रहे हैं। और अगर ऐसा भी हो मेरे में तो मैं परचेजर सेलर था, कई बार सामने सामने दो लोग जो होते हैं वो दोनों ट्रेडर होते हैं, रिटेलर होलसेलर। तो रिटेलर पैसे भरता है तो रिटेलर को भी एक्सपेंस बताना पड़ेगा ना, तो दैट इज़ द थिंग। सो याद रखना कि इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो चार्ज बिकम्स एन एक्सपेंस फॉर द फंड सेंडर, सो इट शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक। सो एज पर द प्रेजेंट रूल NEFT सर्विसेज आर अवेलेबल ड्यूरिंग 8 AM to 7 PM। यानी ये पूरे 11 घंटे तक चलती है। सो अच्छा है ना, बैंक तो 11 बजे खुलती है, 5 बजे बंद हो जाती है, लेकिन उनका ट्रांजेक्शन 3 बजे बंद हो जाता है। बैंक पैसे देना 3 बजे बंद कर देता है, पैसे लेना 4 बजे बंद कर देता है। 11 से 4, 11 से 3,
लेकिन कई प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक बैंक है, यानी सॉरी प्राइवेट सेक्टर की पब्लिक कंपनीज की जो बैंक है, HDFC है, ICICI, वो 5 बजे तक कई बार पैसे लेती है, लेकिन वो उनका फिर सेटलमेंट नहीं होता है, सब उन्होंने भी अब 4 बजे तक कर दिया। लेकिन ये जो ट्रांजेक्शन होते हैं NEFT के, वो सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक चलते हैं, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे ऑफ, 5 डे वीक। सो ऑन सैटरडे दिस सर्विस विल बी अवेलेबल एज पर द नॉर्म्स ऑफ रिस्पेक्टिव पीरियड। तो सैटरडे संडे ऑफ ही होता है, लेकिन जो अभी नया जो शेड्यूल आया है उसके हिसाब से 2 सैटरडेज जो फुल बंद होता है, बाकी के 2 सैटरडे वो चलता है। पहले क्या था, सैटरडे जो था वो हाफ डे रहता था, राइट। अभी तो 1st और 3rd और 2 और 4th सैटरडे इसके हिसाब से चलता है, 2nd 4th बंद होता है, 1st 3rd खुला होता है, राइट। तो उसके हिसाब से भी ये काम करते हैं, लेकिन मोस्टली मंडे टू फ्राइडे एज यूजुअल चलता है। सैटरडे जो बैंकिंग के रूल्स के हिसाब से चलता है वो। जनरली द अमाउंट ट्रांसफर इन दिस वे इज डिपॉजिटेड विद इन 2 आवर्स इन द अकाउंट ऑफ द रिसीवर, यानी जो भी बेनिफिशियर है उसके खाते में 2 घंटे में पैसे आ जाएंगे। तो किसी को भी अर्जेंट शायद ज़रूरत हो तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए है। हाँ, अगर आप दिल्ली में बैठे हो, राइट, और मैं गुजरात में हूँ, आनंद में खड़ा हूँ, और दिल्ली में आपको पैसों की ज़रूरत है, आप वहाँ का जो भी आपका अकाउंट नंबर है, जो भी इन्फॉर्मेशन है बैंक की, वो मुझे दे दो, मैं यहाँ से सीधा पैसा वहाँ दिल्ली के अकाउंट में डाल दूँगा, 2 घंटे में आपके पास पैसे आ जाएंगे। सो दैट इज़ गुड थिंग ना। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिजनेसमैन के लिए, सबके लिए कॉमन है। और ये उसमें ये तो बताना नहीं है कि किसके लिए आप पैसे भेज रहे हो, राइट। अगर आप ट्रेडर हो तो एक्सपेंस दिखा जाएगा आपका, और आपका पेमेंट दिखा जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन नहीं हो तो whatever expenses or different of the payments are there, it is depend upon you. So generally the amount transfer deposited within 2 hours. So there is no minimum or maximum limit of the amount for fund ट्रांसफ़र अंडर दिस सर्विस। ये याद रखो, आप 1 रुपया भी भेज सकते हो, 1 लाख रुपया भी भेज सकते हो, 2 लाख रुपया भी भेज सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है इसका मिस यूज़ ना हो, राइट, इसीलिए पर डे का जो ट्रांजेक्शन होता है उसकी लिमिट RBI के हिसाब से चलती है। लेकिन मिनिमम मैक्सिमम जो भी अमाउंट है उसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी कम और कितना भी ज़्यादा आप उसको उसके तौर पर बेच सकते हो, एंड विद इन दैट 5 days अ वीक। फॉर एग्जांपल नीलेश, ये एग्जांपल के तौर पर आपको मालूम पड़ जाएगा, नीलेश हैज़ एन अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो रमेश हैज़ एन अकाउंट इन बैंक ऑफ बड़ौदा। दोनों का अकाउंट है, एक का स्टेट बैंक में, एक में बैंक ऑफ बड़ौदा में। अब नीलेश का अकाउंट जो है, तो नीलेश हैज़ टू पे ₹20,000 टू रमेश। नीलेश को रमेश को पैसे भेजने हैं, तो नीलेश सेंड दिस अमाउंट टू रमेश थ्रू NEFT, यानी यहाँ नीलेश सेंडर है, रमेश रिसीवर है। 20,000 भेजने नीलेश ने रमेश को। इन सच सिचुएशन बैंक विल डेबिट ₹20,000 एंड NEFT चार्जेस विल देयर फ्रॉम नीलेश अकाउंट एंड ₹20,000 विल बी क्रेडिटेड इन रमेश बैंक अकाउंट बाय द बैंक। तो यहाँ पर ये चीज़ तो तय हो गई कि दोनों का बैंक अकाउंट दी है, तो यहाँ नीलेश रमेश के बैंक अकाउंट में 20,000 रुपये डाल रहा है, दैट इज़ गुड, और नीलेश को उसका जो भी चार्जेस हो वो पे करना पड़ेगा, वो भी सही बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो सेंडर है उसका बैंक अकाउंट ना भी हो ना, तो कैश पे भर के वो अमाउंट दे सकता है, लेकिन उसका बैंक अकाउंट है तो अच्छा है। अगर बैंक अकाउंट है तो बहुत अच्छा है, कोई भी बड़ा ट्रांजेक्शन होगा और आराम से 2 घंटे से कम समय में भी शायद उसके पास पैसे मिल जाए। क्योंकि यहाँ क्या होता है, अगर आपको पैसे डिपॉजिट करने हैं उसके खाते में, तो आप कैश लेके जाओ, भरो, एंट्री दो, उसके बाद वहाँ होगा, ये लंबा प्रोसीजर होता है। बैंक टू बैंक हो जाता है तो अच्छा रहता है। तो यहाँ क्या होगा, उनको कोई फिजिकल ऐसी एंट्री नहीं देनी पड़ेगी, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। तो यहाँ नीलेश रमेश को 20,000 बेचता है, रमेश की बैंक जो है वहाँ पैसे जाते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। बैंक डेबिटेड ₹5.70 फ्रॉम नीलेश अकाउंट फॉर NEFT चार्जेस। देख लो, 20,000 में सिर्फ ₹5.70 लगे, यानी बहुत कम अमाउंट बोल सकते हैं ये। तो ये पैसे नीलेश के अकाउंट से कट हो जाएंगे विद द NEFT चार्जेस, जो भी अमाउंट उसने भेजी है। तो जनरल एंट्री क्या है, ये फॉलोइंग जनरल एंट्री विल बी पास्ड। ये जो है वो नीलेश की बुक में, क्योंकि नीलेश इज द गिवर, बेनिफिशियरी रमेश है, तो रिसीवर कौन है, रमेश, तो रमेश इज द रिसीवर एज पर आवर रूल, रमेश इज द रिसीवर, तो रमेश अकाउंट डेबिटेड 20,000। बैंक चार्ज, ये नीलेश का बुक है तो उसके लिए एक्सपेंस है, तो बैंक चार्ज ऑलवेज डेबिटेड, बिकॉज यहाँ पर एक्सपेंस है इसलिए, तो बैंक चार्ज डेबिटेड ₹5.70। बैंक इज द गिवर ऑन बिहाफ ऑफ द नीलेश, so to bank account ₹20,000 and ₹5.70. Being ₹20,000 paid to Ramesh through NEFT, bank has charged ₹5.70। ये तो कॉमन है। आई थिंक आपके नीचे वो एंट्री नहीं आएगी, फिर से देख लेते वो एंट्री। आपके पास बुक तो है ही, लेकिन शायद ना आई हो। तो जो एग्जाम्पल था आपको मालूम पड़ गया है कि नीलेश पैसे सेंड कर रहा है रमेश को, और रमेश
जो है वो रिसीवर है, उसकी बैंक से वो पैसे मिल रहे हैं, उसकी एंट्री फिर से रमेश अकाउंट डेबिटेड ₹20,000 बिकॉज रमेश इज द रिसीवर। बैंक चार्जेस, सी यहाँ पर ये चार्जेस नीलेश पे कर रहा है, डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि नीलेश के अकाउंट में हम एंट्री दे रहे हैं, नीलेश इज द गिवर और उसके अकाउंट में जब भी एंट्री आएगी उसके लिए एक्सपेंस हो जाएगा। तो बैंक चार्जेस आर ऑलवेज डेबिटेड इन द सेंस ऑफ द पर्टिकुलर एक्सपेंस ₹5.70। बैंक इज द गिवर ऑन बिहाफ ऑफ द नीलेश, हिज बैंक विल गिव द अमाउंट 20,570। 20,000 वो रमेश को देगी, ₹5.70 उसके अकाउंट में से कट होगा एज द चार्जेस। बीइंग ₹20,000 पे टू रमेश थ्रू NEFT एंड बैंक हैज़ चार्ज ₹5.70। सो ये थी नीलेश के बुक में एंट्री। नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी रमेश एंट्री, रमेश की बुक में हमें एंट्री देनी है। सो इफ कैश बुक इज मेंटेन्ड बाय नीलेश with bank columnar, then 20,000 deposited in Ramesh account and NEFT charges 570 paid are recorded on the credit side of the cash book। यानी ये दोनों की दोनों एंट्री बैंक कॉलम में जाएंगी, राइट। सामने लिखा जाएगा बैंक इज द गिवर, तो बैंक चार्जेस, और बैंक के सामने लिखा जाएगा रमेश, तो दोनों एंट्री आएगी अलग अलग। रमेश के सामने आएंगे 20,000 और बैंक का चार्जेस के सामने आएंगे ₹5.70, लेकिन दोनों आएंगे कैश बुक में बैंक कॉलमनर में, राइट। अगर हम बैंक कॉलम बना रहे हैं तो नाउ इन द बुक्स ऑफ द रमेश, बिकॉज सी रमेश हमारे लिए रिसीवर है, लेकिन अब रमेश के बुक में लिख रहे हैं तो रमेश के लिए पैसे उसके खाते में आ रहा है, तो उसके हिसाब से बैंक उसके पैसे लेगा, तो बैंक इज द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिटेड 20,000 और नीलेश इज द गिवर टू नीलेश अकाउंट, उसका तो कोई एक्सपेंस है ही नहीं, तो ₹20,000 रिसीव फ्रॉम नीलेश थ्रू NEFT एंड क्रेडिटेड इन हिज अकाउंट। यहाँ कोई चार्जेस की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, कीप इन माइंड। सो कैश बुक इज केप्ट और प्रिपेयर्ड बाय द रमेश विच with the bank columnar, then ₹20,000 debited as Nilesh account is recorded on the debit side of the cash book। हाँ, ये याद रखना कि जो नीलेश का बुक है उसमें ये एंट्री गोज आउट है, पेमेंट हो रहा है तो क्रेडिट साइड आएगा, राइट। यहाँ पर नीलेश जो है यहाँ क्रेडिटर नहीं है, यहाँ नीलेश जो है, हाँ यहाँ रमेश के अकाउंट में वो क्रेडिटर है, लेकिन यहाँ पर जो रमेश का हम अकाउंट बना रहे हैं कैश बुक, उसमें उसको पैसे मिल रहे हैं, कैश कम्स इन, बैंक इज द रिसीवर, यानी रिसिट्स हो रहा है तो डेबिट साइड आएगा। तो बैंक कॉलम में जाएंगे 20,000 और उसके सामने लिखा जाएगा ऑपोजिट एंट्री टू रमेश अकाउंट, सॉरी टू नीलेश अकाउंट, राइट। सो इट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक इन द बैंक कॉलम। सो ये बात हुई हमारी NEFT की। थोड़ा इन्फॉर्मेशन याद रखना, NEFT में कोई चार्जेस नहीं लगते, राइट। जो भी है जो आप भेज सकते हो चार्जेस, यानी कि जो रिसीवर है उसके चार्जेस ना, सेंडर है उसके लिए चार्जेस लगते हैं, उसके बैंक अकाउंट से कट होते हैं। यहाँ आपको कुछ कैश पे नहीं करना है। अच्छा, अगर आप कैश पेमेंट करना चाहते हो, राइट, यानी आपका बैंक में अकाउंट नहीं है और आपको पेमेंट करना है, यहाँ हमारी एग्जांपल में ले लो, नीलेश का अकाउंट नहीं है, आपके पास रमेश का अकाउंट है, रमेश का अकाउंट जरूरी है, तो आप कैश लेके कोई भी बैंक में जाओ, NEFT कराओ, शायद एज पर माई नॉलेज जो यहाँ नीलेश ने ₹5.70 दी है उसे थोड़ा चार्ज बढ़ेगा, क्योंकि उसका बैंक अकाउंट उस बैंक में नहीं है इसीलिए, है। बाकी टाइमिंग, बाइमिंग, 2 आवर्स वो सब कुछ सेम रहेगा, तो ये भी आप कर सकते हो। और बैंक टू बैंक जाओगे तो शायद काम जल्दी होगा, ओके। लाइक दिस NEFT में तो आप कोई भी अमाउंट भेज सकते हो, ₹50 भी भेज सकते हो, लेकिन कोई भेजता नहीं है एक्चुअली। RTGS में मैक्सिमम कोई भी अमाउंट मिनिमम 2 लाख है, तो याद रखना है, ये ऑलरेडी आपको मालूम है ही। सो वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।